भी चाबी या मैंने बर्ड वगैरह का इस्तेमाल, जैसे कि बर्ड का भी मार्केटिंग हो गया है। हम लोग मरीज को मना करते हैं, क्योंकि बर्ड में जो है कॉटन थोड़ा सॉफ्ट कर देता है और मरीज उसको कान में लगा करके vigorously उसको खुजलाता है। तो खुजलाने के चलते उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो लोगों से यही मैंने अपील है कि कान में किसी तरह का बाहरी वस्तु डाल करके उसको नहीं खुजलाएं। सर्दी अगर होता है तो उसका समय से इलाज कराएं। और अगर जैसे कि आदमी चश्मा लगाने में एक तरह से मैंने शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है, लेकिन हियरिंग एड का इस्तेमाल करने में मरीज थोड़ा अपने आप को ऑकवर्ड या शर्मिंदगी महसूस करता है। तो ये चीज़ नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा के सुप्रसिद्ध एक ऐसे डॉक्टर के साथ आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि समाज में बेहतर दिनों से छपरा के लिए बड़ा सेवा दे रहे हैं। क्या परिचय है सर से मैं जानूंगा और कितने दिन से छपरा सर के लिए सर सेवा दे रहे हैं, ये भी बात रहेगी। कुछ मुद्दे सवाल भी रहेंगे जो कि आए दिन बहुत सारे लोग ग्रसित लोग काम के प्रति आते हैं, उस पर भी सवाल विचार हो रहेगा। स्वागत है सर चिकित्सा एवं कार्यक्रम में। सर क्या परिचय रहा हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार शाही है। मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहरियासराय से और MS भी दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहरियासराय से किया है। और मैं विगत 20 वर्षों से छपरा में कान नाक गला रोग का इलाज कर रहा हूँ। सर 20 वर्षों से आप छपरा का सर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, छपरा सर में बहुत बड़ा आपने योगदान दिया है। सर ऐसा कोई मरीज जो आया हो कि जो आज जो आपको याद हो कि बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव को बहुत ज़्यादा कंसेप्टिव वो बीमारी होगा कान के प्रति, ऐसा कोई दिन? जैसे कि इमरजेंसी जो है, आपने जो प्रश्न किया है उसमें कुछ ऐसा मैं आपको बताऊं जो कि मरीज को तत्काल लाभ मिल गया। तो यहीं छपरा के कमिश्नर के एक असिस्टेंट थे, उनकी पत्नी अपना दांत जो डेंचर जो होता है, मतलब दांत अगर उखड़ जाता है तो चबाने में सहूलियत के लिए डेंचर बनता है। तो वो डेंचर आज से लगभग 15 वर्ष पहले दुर्घटनावश उनके गला में जा कर के फंस गया था। तो उसको मैंने यहाँ निकाला था और उसको निकालने के बाद मरीज को और मरीज के परिजनों को अत्यधिक राहत मिली थी। तो वो मेरे लिए यादगार है। और रही बात कान नाक गला संबंधित बीमारियों की, तो मेरे OPD में सबसे ज़्यादा संख्या कान के बहने वाले मरीजों की है। जो समाज में जागरूकता के अभाव में लोग कान बहना को साधारण बीमारी मानते हैं और उसको निगलेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने सफ़र जो है, यात्रा है, इसमें धीरे धीरे छपरा ज़िला के कोने कोने में से मरीज आकर के मुझसे दिखाते हैं और उनको लगता है कि कान बहने को साधारण बीमारी नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपना योगदान लोगों को दे रहा हूँ। सर किन लक्षणों के कारण कान बहुत ज़्यादा बहते हैं या बहुत ज़्यादा आपके गले में खराश आते हैं, तो किन लक्षणों के ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, कौन से डिजीज इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको बेनिफिट मिले, आगे चल के गलती ना कर सके, बड़ा घटना में ना प्रभावित हो सके। जैसे कि कान बहने का सबसे मुख्य कारण जो है, बच्चों में अप टू द एज ऑफ 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 वर्ष के बच्चों में सर्दी जब भी होती है तो कान लगभग बच्चों का बहता है। इसलिए कि सर्दी का इलाज, चूँकि कान नाक गला विभाग जो बना है वो आंतरिक रूप से मनुष्य के शरीर में भी तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब सर्दी होती है तो वो अंदर अंदर ही कान के मध्य भाग, जिसको मिडिल ईयर कहा जाता है, उसमें चली जाती है और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चलते कान का पर्दा लीक कर जाता है। इसी को कान का बहना कहते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितने दिन का सर ये ट्रीटमेंट रहता है कि उनको जल्द से जल्द ट्रीट हो जाता है? जैसे कि सर्दी का मरीज अगर सर्दी का दवा समय से खा ले तो उसके कान बहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन किसी किसी का सर्दी की दवा समय से खाने के बाद भी
अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो कान बहता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है जागरूकता कि मरीज का नाक नहीं बहे, क्योंकि नाक बहना है कि मरीज को सर्दी हुई है ना। तो उसका इलाज हम लोग मैंने एंटी एलर्जिक दवा या मैंने अगर ज़रूरत पड़ा तो एंटीबायोटिक, कुछ विटामिन, जिससे कि मरीज का या बच्चे का इम्यूनिटी लेवल थोड़ा मतलब हाई हो, तो इसी तरह से हम लोग ये इलाज करते हैं। सर बहुत लोग को देखते हैं, हम लोगों को हमेशा सर्दी में ही उनको छींक वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा सर्दी नाक बहता है। तो ये कौन सा डिजीज सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? इसके लिए बहुत सारे घरेलू जो घरेलू आपका उपयोगी जो चीज़ें होते हैं उसको नुस्खे को लोग प्रयोग करते हैं, उसके लिए सर क्या हानिकारक होता है उन लोगों को? नहीं, आपका जो प्रश्न जो है इसको मैंने बीमारी के हिसाब से एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। ये जो बीमारी जो है बार बार मरीज आकर के कहता है कि मुझको मैंने लगातार छींक आता है, नाक से पानी बहता है, आँख खुजलाता है, कान खुजलाता है, गले में खराश हो जाती है। तो इस बीमारी को मेडिकल भाषा में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि हवा में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, और वो मनुष्य जो मैंने उस एलर्जी से मैंने प्रोन जो मनुष्य है या जो बच्चा है, उसके नाक में वो एंटीजन जब जाता है तो उसके खिलाफ उसके बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी पूरी मैंने प्रक्रिया को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ बचाव है, जैसे कि मरीज को हम लोग कहते हैं कि झाड़ू लगाते समय या मैं धूल गर्दा से मेन है कि इसमें बचना है। दूसरा चीज़ है कि मौसम का भी असर इस पर होता है। जब सर्दी के बाद बसंत ऋतु या गर्मी आती है या गर्मी के बाद बरसात आता है, तो इस समय में एलर्जिक राइनाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। उस समय हम उनको सलाह देते हैं कि आप थोड़ा सावधान रहिए और धूल गर्दा से, या अगर आपको मैंने छींक वगैरह आने लगे तो तुरंत एंटी एलर्जिक दवा का सेवन शुरू कर दें। सर विशेषज्ञ क्या क्या देखते हैं जो कि देहात के मरीज आपसे जुड़ना चाहें तो उनको पता हो कि आप ये लोगों को ज़्यादातर देखते हैं, तो देहात के मरीजों के लिए बेनिफिट होगा, दर्शकों तक अपने सब विचारों को पहुँचना? जैसे कि मेरे इस क्लिनिक में मैं यहाँ पर दूरबीन से या माइक्रोस्कोप से कान के पर्दा में जो सुराख होता है उसका ऑपरेशन करता हूँ। कान की हड्डी पकड़ लेता है बीमारी, मतलब कान का बहना धीरे धीरे हड्डी की तरफ बढ़ता है, तो हड्डी जब पकड़ लेता है तो उसमें मास्टोइडेक्टोमी करना पड़ता है, तो वो ऑपरेशन मैं करता हूँ। जो जैसे फौज में जाने वाले बच्चे जिनके नाक की हड्डी टेढ़ी रहती है, उनका ऑपरेशन यहाँ पर होता है। गला में टॉन्सिल होता है, जो रिकरेंट बार बार अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, तो उसका ऑपरेशन यहाँ पर होता है। मेरे यहाँ बहरापन से जुड़ी हर तरह का जांच और सस्ता से सस्ता और अच्छा से अच्छा हियरिंग एड मेरे यहाँ उपलब्ध है। मेरे यहाँ हर सुविधा, मैंने मरीज पेशेंट जब यहाँ पर आते हैं तो उनको कहीं बाहर और जाना नहीं पड़ता है, यहीं पर उनके सारी शंकाओं का, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सर देहात में आप लोग कैंप वगैरह में सर जाते हैं, तो वहाँ पे सर क्या दिक्कतें आती हैं? कैंप में आप जाते हैं तो कैसा लगता है? देहात के लोग आप लोग से मिलते हैं, कैंप में बहुत सारे इशू आते हैं, तो वो कैसा महसूस होता है? नहीं, कैंप में तो जाने का मतलब है कि आदमी जनता का सेवा करने के लिए आया है, तो वहाँ कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता है। मरीज जिस भी चीज़ के रहते हैं, जो साधन वहाँ उपलब्ध है उस हिसाब से उनका निदान हम लोग वहाँ। ये जो हो गया अबेरा हो गया, बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको क्यों हम लोग जांच कराएं, इस पे सर क्या रुझान आपका रहेगा? जैसे कि मैंने स्पीच और हियरिंग ये दोनों ईएनटी का अभिन्न अंग है। कोई भी ईएनटी का चिकित्सक अगर मैंने ये सुविधाएं नहीं देता है तो मरीज का कल्याण नहीं होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट करके आपको बताता हूँ। पीटीए का फुल फॉर्म होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। तो इससे मरीज के बहरापन का जांच होता है, जैसे मरीज कितना डेसिबल उसका हियरिंग है। जैसे नॉर्मल हियरिंग 0 से 25 डेसिबल है, तो 25 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग हियरिंग लॉस के कैटेगरी में रखते हैं। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री ये हो गया। दूसरा एक टेस्ट होता है आपको इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। तो इम्पीडेंस में कान के मिडिल ईयर का, मैंने कान का 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो मिडिल ईयर का असेसमेंट जो है इम्पीडेंस से होता है। जैसे मिडिल ईयर में अगर आपको फ्लूइड है
या अंदर में एक यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है वो है, तो ये सब चीज़ इम्पीडेंस ऑडियोग्राम से पता चल जाता है। इसको मोटा भाषा में माना जाए तो एक तरह से ही मिडिल ईयर का प्रेशर भी इससे मापा जाता है, ठीक। और छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका स्पीच डेवलपमेंट समय से नहीं होता है, तो उनके गले में यानी कि वोकल कॉर्ड में, लैरिंग्स में कोई खराबी नहीं होती है। खराबी एक्चुअली में वो चूँकि सुनते नहीं हैं, तो नहीं सुनने के कारण उनका स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उस तरह के बच्चों के जांच के लिए हम लोग ऑटो एकॉस्टिक एमिशन OAE से बच्चा को, मतलब छोटे से छोटे नवजात बच्चों का भी मतलब हियरिंग स्टेटस का पता चलता है। ये सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद एक इस मैंने छोटे बच्चों के लिए ही बेरा होता है, वो टेस्ट भी में यहाँ होता है। और इन सब टेस्ट के बाद अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं या ऑटिज्म के बच्चे हैं, तो उनका भी मतलब स्पीच थेरेपी मेरे यहाँ होता है। सर, कितने बच्चे आपके यहाँ से ऐसे मरीज जो आपसे मिले हैं कि जो आज के डेट में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति सुधार हो चुका है? अब तो मतलब इसका काउंटिंग नहीं रखे हैं, लेकिन हर सप्ताह मेरे यहाँ कम से कम 10 बच्चों का स्पीच थेरेपी होता है। और महीना में 2 बार मेरे यहाँ इम्पीडेंस और OAE और बेरा के लिए कैंप, छोटा मोटा कैंप ही लगता है, जिसमें कि 10 से 12 बच्चों का, 15 बच्चों का टेस्ट, मैंने महीना में लगभग 30, 35, 40 मरीज का बेरा और OAE होता है, जिसमें से कुछ बच्चों का मतलब आता है कि ये जन्म से ही मैंने नहीं सुनते हैं, तो उनको हम लोग बताते हैं हियरिंग एड लगाने के लिए। और उसके बाद कॉकलियर इम्प्लांट के लिए, कॉकलियर इम्प्लांट भी होता है उसमें, ठीक। विशेष सर, स्वास्थ्य के प्रति क्या अपील रहेगा छपरा शहर के लिए, जो विशेष तौर पे जो आए दिन कान के प्रति बहुत ज़्यादा लोग खिलवाड़ कर देते हैं, कहीं खोदने लगते हैं, उसके लिए क्या अपील रहेगा? तो उसमें है कि कान में अगर खुजली हो तो उसमें लकड़ी, चाबी या मैंने बर्ड वगैरह का इस्तेमाल, जैसे कि बर्ड का भी मार्केटिंग हो गया है। हम लोग मरीज को मना करते हैं, क्योंकि बर्ड में जो है कॉटन थोड़ा सॉफ्ट कर देता है और मरीज उसको कान में लगा करके vigorously उसको खुजलाता है, तो खुजलाने के चलते उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो लोगों से यही मैंने अपील है कि कान में किसी तरह का बाहरी वस्तु डाल करके उसको नहीं खुजलाएं। सर्दी अगर होता है तो उसका समय से इलाज कराएं। और अगर जैसे कि आदमी चश्मा लगाने में एक तरह से मैंने शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है, लेकिन हियरिंग एड का इस्तेमाल करने में मरीज थोड़ा अपने आप को ऑकवर्ड या शर्मिंदगी महसूस करता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको अगर ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका हियरिंग मैंने 40 डेसिबल है, अगर आप समय से मशीन लगा लीजिएगा तो वो और डाउन नहीं होगा। नहीं, नेगलेक्ट करने पर वो धीरे धीरे और डिटेरियोरेट करता है और उसमें और ज़्यादा पावरफुल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। यही मेरा लोगों से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय कुमार साही जी से बातचीत हो रही थी, तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ, कैसे सुझाव दिए, और जो कि यूथ को भी इस बड़ा सजेशन सर ने दिया कि जो कान में बहुत सारा लोग अपने चाबी और अन्य जो मार्केट में जो मिल रहे पदार्थ हो उसको कान में खुजलाते हैं, तो इससे सतर्कता बरतना होगा, क्योंकि आपको एयरफोर्स में भी तमाम गवर्नमेंट में आप लोग को जाना होगा। सर के माध्यम से बहुत सारा यहाँ पे जांच भी कराए जाते हैं, जो कि आए दिन लोगों को छपरा शहर में बहुत कम मौजूद है, लेकिन छपरा शहर के लिए बेहतर जांच की जो सुविधा यहाँ पे सर के द्वारा बताया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। तो आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन होगा कि अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए छपरा शहर में अच्छे डॉक्टरों से दिखाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर हर डॉक्टरों से हम लोग मिल रहे हैं कि आपके छपरा शहर में कौन डॉक्टर आपके लिए बेहतर है और आपके शहर में कौन डॉक्टर कहाँ पे बैठते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो हर एपिसोड को हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।